हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने डेमोक्रेसीज की डेफिनेशन डेमोक्रेसी को लेकर स्पेशली पॉइंट पर पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किन किन डेमोक्रेसीज को फॉलो किया जाता है इन द प्रेजेंट टाइम एंड द ट्रेडिशनल पुराने टाइम पर भी। तो अब हम उस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो उसका नेक्स्ट पॉइंट है। उसी डेमोक्रेसीज में ये सेम ऑफ पॉइंट डेमोक्रेसी, हम इसमें भी इस टॉपिक पे भी हम डेमोक्रेसीज को लेकर एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड पॉइंटों को हम डिस्कस करेंगे। इस पॉइंट में ज़्यादातर अपने सभी जो डेमोक्रेसीज के पॉइंट हैं वो डिपेंड करते हैं कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो मॉडर्न डेमोक्रेसी और ट्रेडिशनल डेमोक्रेसी को डिफरेंस करते हैं या उसको चेंज करते हैं, और ये सब चीज़ें अपने डेमोक्रेसीज के अकॉर्डिंग आती है। इन डेमोक्रेसीज में हम लोग कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने डेमोक्रेसीज की डेफिनेशन, डेमोक्रेसीज के टाइप जिसमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी एंड मॉरल डेमोक्रेसी, ये 4 पॉइंट और उनकी डेफिनेशन और उनके टाइप्स को डिस्कस किया था। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो उसी से आगे के दोनों टॉपिक्स हैं जो आपके इनमें कॉन्सेप्ट पे क्लियर करते हैं। हमने पिछली बार डेमोक्रेसी की डेफिनेशन की थी कि डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ पब्लिक गवर्नेंस। डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ पब्लिक गवर्नेंस, और पब्लिक गवर्नेंस के अकॉर्डिंग जो बनी हुई सिस्टम है उसे हम लोग डेमोक्रेसीज कहते हैं। बट जो अब न्यू सिस्टम या न्यू पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो उसमें हम लोग देखेंगे डेमोक्रेसीज कैसे वर्क हुई थी, और इसमें 2 मेजर पॉइंटों को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन 2 मेजर पॉइंट्स में अगला जो सेकंड नंबर पॉइंट है, द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। वेरियस कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो मॉडर्न एरा और ट्रेडिशनल एरा के अकॉर्डिंग एक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डेमोक्रेसी डेवलपमेंट हुई थी। इन 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद ही इस डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट वर्ल्ड लेवल पर स्टार्ट हुए थे, और उन्हीं डिफरेंट काइंड के कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया हर एक कंट्री ने अपने अपने टाइप से, अपने अपने लेवल से या अपने अपने कंडीशंस के अकॉर्डिंग। इन्हें टोटल 5 कंडीशंस में डिवाइड किया गया है, 5 कंडीशंस में डिवाइड किया गया है, और इन 5 कंडीशंस में 5 टाइप ऑफ डेमोक्रेसीज भी हम लोग इसमें देखते हैं कि किन किन कॉन्सेप्ट्स को अडॉप्ट बनाए गए जब आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशंस के बाद। कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो पब्लिश्ड हुए जिनके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी को लेकर ज़्यादा चर्चा हुई, जहाँ जहाँ पर डिस्कस हुआ उनको लेकर स्पेसिफिक पॉइंट्स ऑफ व्यू बने, वो सभी चीज़ें हम इसमें डेमोक्रेसीज के अकॉर्डिंग आते हैं। इनमें सबसे पहले इन 5 पॉइंट्स को डीपली स्टडी कर लेना, क्योंकि इन 5 ही पॉइंट में स्पेसिफिक टाइप से इनकी कंडीशंस, इनकी वर्क और इनके जो ऑथर्स हैं जिन्होंने इनको डेवलप किया इन थ्योरीज को, वो सारे वर्क होते हैं। ये 5 पॉइंट कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर, द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की ट्रेडिशनल थ्योरी। व्हाट इज द ट्रेडिशनल थ्योरी? ट्रेडिशनल थ्योरी क्या है? जब फ्रेंच रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789, उससे पहले भी, क्योंकि सभी जगह किंगडम्स और किंग्स का अपना एक रेवोल्यूशन, अपना एक खुद का एक स्टेब्लिश गवर्नमेंट होती थी, वो फाइट करके अपनी जगह पर अपना एक किंगडम स्टार्ट करते थे। बट फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद में पब्लिक ने अपना ही एक वेलफेयर और कंडीशन स्टार्ट की। अब उनमें भी लीडर्स होना ज़रूरी था, क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव होना ज़रूरी है। अब गवर्नेंस तो चल रहा था, अब गवर्नेंस कैसे चले? तो उस गवर्नेंस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहले थ्योरी स्टार्ट हुई वो है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इस थ्योरीज को सबसे पहले किन किन ने पब्लिश किया, कौन से ऐसे ऑथर्स थे जिन्होंने इसको स्पेसिफिक स्टेप से इसको समझाया? इनमें कौन कौन से थे? हॉब्स, लॉक एंड रूसो।
ये 3 पर्सन्स रहे जिन्होंने इस थ्योरी को डेवलपमेंट किया है। इस थ्री में ट्रेडिशनल डेमोक्रेसीज के अकॉर्डिंग वह डेमोक्रेसीज जिसमें पब्लिक अपने वेलफेयर यानी सभी सोच समझ के आपस में मिलकर या फिर लोगों के द्वारा मिलकर आपस में ही राय मशवरा करके एक पब्लिक वेलफेयर बना दे और उसके अकॉर्डिंग एक डेमोक्रेसी स्टार्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है कि द डेमोक्रेसी इज द मॉडर्न सिस्टम विल बी पब्लिक रिव्यू एंड गवर्नेंस टू द डायरेक्टली पॉइंट ऑफ द व्यूज। इसमें एक बेथम्स की एक डेफिनेशंस भी है बेथम के अकॉर्डिंग कि पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक रिव्यू के अकॉर्डिंग ही एक डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है। इसमें गवर्नेंस जो सारा है वो लोगों के अपने लेवल पर या जिन्होंने गवर्नेंस पब्लिक वेलफेयर या रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है उन रेवोल्यूशंस को स्टार्ट करने वाले लीडर्स ही उस गवर्नेंस को वर्क करेंगे या उस गवर्नेंस को क्लियर करेंगे या उसे संभालेंगे। और इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने स्पेसिफिक अपनी अपनी एक डेफिनेशंस इसमें डाली है क्योंकि ये बड़ी क्लासेस में तुम्हारी आपकी डेफिनेशंस आती है। तो अब इनमें आपकी क्लासेस में सिर्फ इनके नेम्स दिए हैं। इन लोगों ने ट्रेडिशनल जिसमें आप ऐसा समझ जाओ कि ट्रेडिशनल डेमोक्रेसीज को हम कह सकते हैं सरपंच, जिसमें किसी भी टाइप के सरपंच या किसी भी टाइप के पंचों को लीडर को बनाना हो तो उसमें किसी भी टाइप का इलेक्शन या ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। डायरेक्ट किसी भी मेंबर को जो आपके लेवल का सबसे हाईएस्ट है जिसकी बात आप सुनते हो जिसकी बातें आपको सही लगती है आप उसके लिए स्टॉप इट अडॉप्ट कर देते हो या लीडर बना देते हो। वो लीडर बनाने पर वो ऑटोमेटिकली उसका पावरफुल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। नंबर 2 द प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। प्योरिस्ट यानी ऐसी डेमोक्रेसी जिसमें आइडियोलॉजिकल पावर हो। आइडियोलॉजिकल पावर इसके अकॉर्डिंग आइडिया यानी डिफरेंट टाइप के आइडिया अपने अपने आप ही कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें कि किसी भी जगह पर एक लीडर की अपनी एक आइडियोलॉजी होती है, पब्लिक की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपने रिलीजन्स होते हैं, अपने मॉरल वैल्यूज़ होती है, अपने खुद के कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब उन कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग आप कितने उसको जस्टिफाइड करते हो या कितना उसके साथ आप जस्टिस्ड होते हो वो उसके आइडियोलॉजिकल वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर देखें हम रूस में हैं या यूएसए है या इंडिया है, 3 अलग अलग स्टेट को हम स्टडी करते हैं तो यूएसए की आइडियोलॉजी अलग है बिकॉज उसे लगता है कि फ्रीडम सिस्टम फंडामेंटल राइट्स उनके सबसे बड़े कॉन्सेप्ट हैं, जबकि रूस में ऐसा नहीं है। उसमें पावर इकोनॉमिकल कंडीशंस अपने आप को मोर ऑफ वैल्यू सिस्टमेटिक सोसाइटी ये सब चीज़ें आइडियोलॉजिकल पावर्स वर्क करती है और उन आइडियोलॉजिकल पावर्स के अकॉर्डिंग जो वर्क होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो लीडर्स को अडॉप्ट किए जाते हैं उन्हें हम लोग प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग प्लूरिस्ट के अकॉर्डिंग इस वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम देखें कि जिसमें अपने जो रिलीजन्स है या जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके अकॉर्डिंग ही जो वर्क किया जाता है उसे हम लोग प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। इसके लिए जो जिन पर्सन्स ने डेफिनेशंस दी है वो H.J. लास्की एंड बेकर एंड देवगी, ये 3 पर्सन्स हैं जिन्होंने भी इनके ऊपर हम सभी के 3 पर्सन्स के ही डेफिनेशंस नेम्स कवर करेंगे। इसके अकॉर्डिंग लास्की बेकर एंड देवगी ये जो 3 पर्सन्स रहे इन्होंने प्लूरिस्ट थ्योरी को अडॉप्ट किया है जिसके अकॉर्डिंग जो ट्रेडिशनल वर्क था उसके हटकर अपने जो रीजन्स है जिसको वर्ड को सभी कॉन्सेप्ट को वहाँ की पब्लिक मानती है वो सब उसके अकॉर्डिंग आती है। नंबर 3 इलास्टिक थ्योरी एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी। इलास्टिक थ्योरी जो रियल हो जिसके अकॉर्डिंग जो सामने है उसे सीधा अडॉप्ट किया जाए उसे हम लोग इलास्टिक थ्योरी ऑफ एंड अप्रोच ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं।
जैसे इसका एग्जांपल दे दूं कि जहाँ पर एक डेमोक्रेसीज को अडॉप्ट किया गया है और उसमें रियल पर्सन सामने है और रियल उसके ही जो उस समय की कंडीशंस है उसके कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर जहाँ पर डेमोक्रेसी डेवलप की जाती है उन्हें हम लोग इलिस्टिक थ्योरीज कहते हैं। इन इलिस्टिक थ्योरीज को कहते हैं द रनिंग क्लासेस, रूलिंग क्लासेस, सॉरी ऑफ देम, एक बार वापस, द रूलिंग क्लासेस। इसका सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है। रूलिंग क्लासेस क्या है? इलिस्टिक के अकॉर्डिंग जो रूल्स करने के एक अलग ही सिस्टम हो, जिसमें अगर देखा जाए कई एक ऐसे कंट्री है जो बिल्कुल इकोनॉमिकल कंडीशंस में डाउन हो चुकी है, जिसके पास अपने खुद की कोई सिस्टमेटिक फंडामेंटल सिस्टम नहीं है कि वो गवर्नेंस वर्क कर सके। अब उसको अगर कंडीशन में डेवलपमेंट होना है तो उसके लिए उसको एक रूलिंग क्लासेस में आना पड़ेगा, क्योंकि उसके रूलिंग क्लासेस किस बात पे डिपेंड करेगी कि कैसे वो उसको सभी कंट्रीज के साथ फाइट आउट कर सके, अपनी इकोनॉमिकल को कैसे डेवलप कर सके, और उसके लिए उन्हें स्पेशल रूल्स या स्पेशल कड़े रूल्स लगाने होंगे जिसके अकॉर्डिंग वो डेवलपमेंट कर सकते हो या उसको पावरफुल कंडीशंस में बना सकते हो। इन्हें हम लोग कहते हैं रूलिंग क्लासेस। और इसको भी जो कॉन्सेप्ट को पास आउट करने वाले पर्सन थे वो थे राइट, मिल्स एंड पेटो। ये 3 पर्सन्स रहे जिन्होंने भी इनके ऊपर एक डेवलपमेंट को लेकर स्पेसिफिक कंडीशंस में अपनी थ्योरीज अवेलेबल करवाई है। नंबर 4, द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड अप्रोच। मार्क्सिस्ट क्या है? मैक्सिज्म, इसको हम लोग अगर कहें सिंपल टॉप से तो मैक्सिज्म थ्योरी होती है ये। इसके अकॉर्डिंग पब्लिक, जो पुअर पब्लिक है यानी गरीब इंसान, उनकी वेलफेयर के लिए स्पेसिफिक थ्योरीज पास आउट की गई। इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग कहा गया कि अमीरों से पैसा लूटो, जो पैसे वाले हैं उनसे पैसा लूटो, और गरीबों को, मजदूरों को दो, किसानों को। ये किसान जो फार्मर्स है और जो लेबर्स है उनके लिए स्पेसिफिक कंडीशन में बनाई गई मार्क्सिस्ट थ्योरी है। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर थ्योरी है और ये ज़्यादातर किन देशों में चली है, किन कंट्रीज में? जर्मनी और यूएसएसआर, इन दो कंडीशंस स्टेट्स में इसमें बहुत ज़्यादा मार्क्सिज्म को अडॉप्ट किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग हर एक अमीर इंसान गरीब को लूट के खाता है और उस के अकॉर्डिंग उसकी जो पैसे हैं वो उसके लूट के खाए हुए वो गरीबों की मेहनत के। अब उसे बचाने के लिए स्पेसिफिक तरीके से उसको कंडीशंस को अडॉप्ट किया जाता है, वो ही अपने मैक्सिज्म थ्योरीज के अकॉर्डिंग आता है। अब इसमें भी अपने 3 पर्सन्स रहे जिन्होंने इसके अकॉर्डिंग एक डेफिनेशंस दी है। मैक्सिज्म की डेफिनेशंस देने वाले पर्सन्स में से रहे आपके रूट, मैक्स एंड एंजल्स। बिल्कुल नाम याद रहने वाले हैं। एंजल्स जानते हैं परे, बट ये फॉरेन नेम्स है तो उसके अकॉर्डिंग रूट, मैक्स और एंजल्स, इन्होंने तीनों ने ही सबसे पहले मैक्सिज्म को अडॉप्ट किया था। और इसके अकॉर्डिंग सिंपल सा है कि जहाँ पर भी जिस स्टेट में अगर गरीब लेबर्स और फार्मर्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उनको स्पेसिफिक तरीके से कैसे स्पेसिफिक कंडीशंस अवेलेबल करवाई जाए जहाँ पर अमीरों से पैसा लूट कर गरीबों को दिया जाएगा और उससे उनकी डेवलपमेंट की जाएगी और अमीरों को ज़्यादा डेवलपमेंट करने की जगह नहीं मिलेगी। इस चीज़ को कहा गया मैक्सिज्म थ्योरी। लास्ट एंड 5th है द सोशलिस्ट थ्योरी। सोशलिस्ट थ्योरी किस पे कंडीशन पे करती है? इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग आती है। ये है सोशलिस्ट थ्योरी। इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग अगर देखें
तो हर एक पब्लिक रिव्यू किस बात पर डिपेंड करती है कि किस टाइप से सोशलिस्ट अब वर्क करे, यानी इसको हिंदी में एक वर्ड कहते हैं सामाजिक सामाजिक विकास। ऐसे कुछ वर्ड है जिसमें सॉरी उस समय अपने वीडियो स्टेब्लिश में प्रॉब्लम हो गई थी मोबाइल में। अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं। द फिफ्थ पॉइंट, द सोशलिस्ट थ्योरी एंड द अप्रोच, यानी इकोनॉमिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स, फ्रैंकलिन डीची ने सोशलिस्ट थ्योरी को अडॉप्ट किया था। इसके अकॉर्डिंग सोशलिज्म यानी जो सोशलिस्ट कंडीशंस है जिसमें सोसाइटी के पीपल्स पर्सन्स और ऑल ऑफ देम उनकी कंडीशंस को डेवलपमेंट करने के लिए इकोनॉमिकल स्टेजेस पर जब इस डेवलपमेंट किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सोशलिस्ट डेमोक्रेसी। ये चाइना, इंडिया, अदर कंट्रीज में आपको ये देखने को मिलेगा। इसमें रिवोल्यूशन और वॉयलेंस दोनों ही अडोप्टेशंस है, यानी इनमें रिवोल्यूशन जितने भी फ्रेंच रिवोल्यूशन, चाइना रिवोल्यूशन, इंडियन रिवोल्यूशंस एंड अदर ऑफ कंट्रीज जितने भी रिवोल्यूशंस हुए हैं उन सभी रिवोल्यूशंस में इको सोशलिस्ट थ्योरी को सबसे पहले अडॉप्ट करके ही रिवोल्यूशंस किया गया, क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग जहाँ पर डेवलपमेंट को सबसे मेजर प्रायोरिटी दी जाती है वो सोशलिस्ट डेमोक्रेसीज के अकॉर्डिंग ही दी जाती है। अब एक बार हम इन पांचों पॉइंट को एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर, ट्रेडिशनल थ्योरी। ये ट्रेडिशनल थ्योरी जो पुराने ज़माने से यानी कि जो ट्रेडिशनल टाइम से ही स्टार्टेड है उसे ट्रेडिशनल थ्योरी कहते हैं। इसको हॉब्स, लॉक्स और रूसो ने से वर्क किया था। इसके अकॉर्डिंग गवर्नेंस डायरेक्ट सीधे सीधे पब्लिक के हाथ में होता है। पब्लिक अपने आप ही अपने डिसीजंस लेती है। जैसे एक विलेज लेवल पर रीजनल डेमोक्रेसी या रीजनल गवर्नेंस जो चलता है वो ट्रेडिशनल डेमोक्रेसीज में होते हैं। इनमें ज़्यादातर किंग्स और इनके अकॉर्डिंग ये सभी चीज़ें डिसाइडेड होती है। इसका एक एग्जांपल कंट्री है नॉर्थ कोरिया, जैसे किम जोंग उन है, ये सभी अपने इसके सबसे बड़े एग्जांपल देखने को मिलते हैं। सेकंड नंबर पर है द प्लूरिस्टिक थ्योरी। ये एक आइडियोलॉजिकल थ्योरी है, यानी सिर्फ दिमाग पे है। आज तक पूरी दुनिया में ये थ्योरी कहीं पर भी अडोप्शन नहीं हुई है, बट कुछ जगह पे जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड में इस डेमोक्रेसीज के कुछ पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बैटरी देवगिरी ने इसके अकॉर्डिंग कहा है कि ये प्लूरिस्टिक जो डेमोक्रेसी है इसके अकॉर्डिंग कहीं पर भी पीपल्स अपने डिसीजंस को डायरेक्ट गवर्नेंस के अकॉर्डिंग चला सकते हैं। हर एक पीपल के पास में पावर होता है कि वो गवर्नेंस को कैसे चलाए, कैसे उसको अडोप्टेशंस करे। नंबर 3, द इलास्टिक थ्योरी। रियलिस्टिक या इलास्टिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग जहाँ पर रूलिंग क्लासेस यानी जहाँ पर रूल्स और रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं। एग्जांपल फॉर जापान, जैसे जापान में किसी भी टाइप के कंडीशंस में रूल्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, वो सब अपने इलास्टिक थ्योरीज के अकॉर्डिंग आते हैं। नंबर 4, मैक्सिज्म थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फार्मर्स और लेबर्स को के वेलफेयर के लिए स्पेसिफिक अमीरों से पैसा लूट के गरीबों को दे देना, रॉबिन हुड टाइप जैसा सिस्टम है, वो सब मैक्सिज्म थ्योरीज के अकॉर्डिंग आता है। इसके अकॉर्डिंग रूट, मैक्स और एंजल्स ने इस थ्योरी को सबसे पहले अडॉप्शन किया था। जर्मनी, यूएसएसआर इसके एग्जांपल्स हैं। नंबर 5, सोशलिस्ट थ्योरी, जो एक सामाजिक है जिसमें इंडिया, चाइना ये इसके सबसे बड़े एग्जांपल है, जहाँ पर कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक और डेंची ने ये सोशलिज्म यानी सोसाइटी के अकॉर्डिंग एक अडोप्टेशन जो वर्क होती है वो सोशलिज्म थ्योरीज के अकॉर्डिंग आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कितने टाइप्स के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं? तो उसमें 2 टाइप्स के डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है। पहली है डायरेक्ट, जो अपन ने पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक के अकॉर्डिंग दोनों पॉइंट्स डिस्कस किए थे, डायरेक्ट डेमोक्रेटिक और इनडायरेक्ट डेमोक्रेटिक। तो डायरेक्ट डेमोक्रेटिक में जो भी स्किल्स है, जो भी डेवलपमेंट है, वो डायरेक्ट पब्लिक के हाथ में ही पावरफुल होता है, पब्लिक ही उस गवर्नेंस को चलाती है। इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड गवर्नेंस है, जहाँ पार्लियामेंट में कोई भी पर्सन्स को इलेक्शन करके भेजा जाता है, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर एमपीज किसी भी टाइप से डिसीजंस लेकर या जो भी कोई भी बिल बनाते हैं या कोई बजट बनाते हैं या बजट को वेलफेयर करते हैं, वो बजट
पब्लिक के रिव्यू के लिए भेजा जाता है, पब्लिक उस पर वोटिंग करती है, उसे अडोप्टेशन करती है, यस या नो का वोटिंग करती है। जब वोटिंग हो जाती है, जब अगर वो वोटिंग यस के ऊपर ज़्यादा होता है तो उसको अडोप्टेशन करके सभी जगह पर पब्लिक रिव्यू के लिए कर देते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट एंड प्योर डेमोक्रेसी। ये हर कंट्रीज में पॉसिबल नहीं है, ये उन कंट्रीज में पॉसिबल है जहाँ पर स्मॉल पॉपुलेशन है, स्मॉल कंट्रीज है, बिकॉज हर बार हर एक चीज़ के ऊपर डिसीजंस लेना हर एक कंट्री के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है। और उस कंडीशंस को ध्यान एक अडोप्टेशंस में पॉसिबिलिटी नहीं होने की वजह से सिर्फ स्विट्ज़रलैंड है जो पूरी दुनिया में पूरे वर्ल्ड में जहाँ पर सिर्फ एक डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसीज अडोप्टेशंस की जा सकती है। इसके सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि ये छोटी पॉपुलेशन में ही अडोप्टेशन हो सकती है, बड़ी पॉपुलेशंस में इसका कोई भी रूल या रेगुलेशंस में वर्क नहीं करते हैं। नंबर 2, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव। इंडिया इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। इनडायरेक्ट में जैसे हम लोग किसी भी मेंबर्स को जहाँ जहाँ जो कंट्रीज़ में इलेक्शंस होते हैं, जहाँ जहाँ इलेक्शंस होकर किसी मेंबर को रिप्रेजेंटेटिव के अकॉर्डिंग हम अडॉप्ट करते हैं या उसे अपनी पोस्ट प्रोवाइड कराते हैं, अपॉइंटेड करते हैं, वो सब चीज़ें अपनी किस में आ जाती है, इनडायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज में। जिसमें हम जैसे हम लोग एमपीज़ को सिलेक्ट करते हैं, पीएम को सिलेक्ट करते हैं, पीएम उसके बाद हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो हमें अपने रूल्स और रेगुलेशंस को फाइनली वर्क करता है और हमारे अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है। 5 ईयर्स उसके कंप्लीट होने के बाद हम उसके वर्क की कैलकुलेशन करते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर नेगेटिव होता है तो हमें अगली बार उसे इलेक्शन में हरा देते हैं और अगर वो पॉजिटिव होता है तो वापस उसे जिता देते हैं। इसी चीज़ को कहते हैं इनडायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें रिप्रेजेंटेटिव का सीधा सा मतलब है कि हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव है, हमारा एक पीएम हमारा रिप्रेजेंटेटिव है जिसे हमने अपॉइंटेड किया है कि हमारे सारे डिसीजन उसी के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। अब कुछ डेफिनेशंस हैं जो डेमोक्रेसीज के अकॉर्डिंग दी गई हैं, जो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 डेफिनेशंस आपको स्पेशली लर्न करनी होगी और ये 2 डेफिनेशन एग्जिस्ट्रीट होगी, यानी जैसे इसमें लिखी है वैसे के वैसे ही आपको लर्न करनी होगी। इसमें डेफिनेशंस में किसी भी टाइप का आपको करेक्शंस नहीं होगा। इसमें लर्न जो डेफिनेशंस हैं वो ही इम्पोर्टेंट होती है। इसमें 2 पर्सन्स की डेफिनेशंस हम स्मॉल डेफिनेशंस पढ़ सकते हैं, एक तो डेंची की एंड सेकेंड टू द सेले के अकॉर्डिंग टू द सेले अकॉर्डिंग टू डिंची। डिंची के अकॉर्डिंग क्या है डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ governance system in the which most part of a nation act as the ruler. According, democracy is a kind of governing, यानी जो डेमोक्रेसी है वो गवर्नेंस का टाइप है या उसका प्रकार है। जो सिस्टम एक सिस्टम है विच इज मोस्ट पार्ट ऑफ नेशंस, किसी भी कंट्री का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है जो डेमोक्रेसीज के अकॉर्डिंग अडॉप्ट किया जाता है, एक्ट एज ए रूरल। और उसका वर्क कैसा होता है, एज ए रूरल, यानी शासन करने वाले पावरफुल पर्सन्स की जैसे उसको वर्क करती है, उसे ही हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। डीची ने कहा है कि डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ डेमोक्रेसी सिस्टम इन द विच मोस्ट पार्ट ऑफ द नेशन एक्ट एज ए रूरल। जैसे एक राजा की जैसे वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करवाना होता है, वो सब वर्क जो करता है वो ही हमारे डेमोक्रेसी कहलाती है। सेकंड नंबर, डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ रूरल इन विच एवरीवन टेक पार्ट। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ए काइंड ऑफ रूल। डेमोक्रेसी एक नियमों की श्रृंखला है, यानी डेमोक्रेसी एक नियमों की ऐसी सिस्टमेटिक लाइन है जिसमें एवरीवन टेक टू पार्ट, हर एक इंसान उसमें अपनी हिस्सेदारी रखता है। डेमोक्रेसी भी एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हर एक पर्सन, हर एक पब्लिक जो उस कंट्री या स्टेट का मेंबर है वो उसमें अपनी हिस्सेदारी रखता है, उसे ही हम लोग डेमोक्रेसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल, अभी इंडिया में हम लोग वोटिंग करते हैं तो हर एक पर्सन जिसकी एज 18 से अबव है वो वोटिंग के लिए पावरफुल पर्सन है और उसकी वोटिंग ही डिसाइड करती है कि कौन सी गवर्नमेंट बनेगी या कौन सी नहीं बनेगी। और वो सारी चीज़ें कहाँ होती है, वो भी एक पार्ट है डेमोक्रेसी को स्टार्ट करने का, वो भी एक सिस्टमेटिक पार्ट है कि वो डेमोक्रेसी कैसे स्टार्ट करे। तो वो सारी चीज़ें अपने आती है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो ये किसने कहा है, सेले ने। किसने ये डेफिनेशन दी है, सेले ने। ये दोनों डेफिनेशंस आपको अकॉर्डिंग वर्क होमवर्क्स में करनी है। इनको रिटर्न करके आप अपने नोट्स में बनाएं
ये इनके अकॉर्डिंग आप नोट्स बनाएं और उसके बाद में आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं विद द आपको कोई क्वेश्चंस के सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाई गई है, उन्हें होमवर्क्स करके तैयार करें। हम आपको उसके अकॉर्डिंग हम आपको इस चैप्टर के नोट्स, जब ये चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम आपको इसके अकॉर्डिंग एक टेस्ट लेंगे जिसमें आपको डेमोक्रेसीज की ये सारी सिस्टमेटिक थ्योरीज को आपको स्टडी करनी है। तो आप वापस से देख लीजिए, ये वाला पॉइंट आपने देख लिया एक बार और। काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, टू टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में जहाँ पर सीधे गवर्नमेंट इलेक्शंस के अकॉर्डिंग पब्लिक से सीधा वेलफेयर लेकर या पब्लिक के डिसीजंस डायरेक्ट वेलफेयर लेकर जो वर्क किया जाता है उसे डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी कहते हैं। इनडायरेक्ट में जहाँ पर पब्लिक रिव्यू के लिए नहीं होकर सिर्फ एक इलेक्शन से किसी को रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, वो हमारे लिए सारे डिसीजंस और वर्क करता है, उसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। डेफिनेशंस हैं, दो डेफिनेशंस हैं जो आपके डेमोक्रेसीज के अकॉर्डिंग दी गई हैं। ये डेमोक्रेसीज में डिंची और सेले की डेमोक्रेसी, वैसे तो 4 डेमोक्रेसीज है की डेफिनेशंस आपको दी है, बट किन्हीं 2 डेफिनेशंस को एग्जिस्टिंग यानी जैसे है वैसे के वैसे आपको लर्न करना होगा। इनमें डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ गवर्नेंस सिस्टम इन द विच ए मोस्ट पार्ट ऑफ द नेशंस, यानी कि डेमोक्रेसी एक तरीके का गवर्निंग सिस्टम है जिसमें वो एक मोस्ट पार्ट है जो नेशंस के एक्ट और रूल पर डिपेंड करता है। वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नेशंस और उसके एक्ट के डिपेंड करता है। फिर सेकेंड नंबर डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज द काइंड ऑफ द रूल इन विच एवरीवन टेक टू द पार्ट। डेमोक्रेसी क्या है? इन द रूल ऑफ विच पार्ट, यानी हर एक पर्सन जो डेमोक्रेसी का या उस कंट्री का मेंबर है वो उस डेमोक्रेसी का पार्ट है, उस डेमोक्रेसी को चलाने वाला एक मेंबर है, और वो जब तक रहेगा जब तक कि डेमोक्रेसी वहाँ पर अडोप्टेशंस में है। ओके, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, थैंकफुल आप सभी ने इस टॉपिक को स्टडी किया। कल हम लोग इसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे वेरियस सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी। फिर उसके बाद में अगला आपके पॉइंट आएगा 11 कि डेमोक्रेसीज की कौन कौन सी कंडीशन क्वालिटीज़ पूरे वर्ल्ड में आज मॉडर्न एरा में स्टार्टेड है, और उनमें 10 to 11 पॉइंट्स जो है वो कल अपने उसमें डिस्कस किए जाएंगे कि कौन कौन सी मॉडर्न डेमोक्रेसीज में कौन कौन सी क्वालिटीज़ प्रेजेंट टाइम पर अवेलेबल है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें और इन स्टडीज़ में आप ये जितने भी पॉइंट है इसको लर्न करके आप इसके नोट्स बना के सर को सबमिट करवाएं। इसका होमवर्क करें, अगर आप स्टडी करोगे तो शायद आप 10th की बोर्ड में टॉप आने की कंडीशंस में रहोगे, और अगर लॉकडाउन का टाइम वेस्ट करोगे तो शायद आगे आपका फ्यूचर आपको डिसाइड कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, नाइस ऑफ